Hello all of you. Welcome again to our channel अग्रवाल कॉमर्स एरिना बाय अक्षय अग्रवाल। आज हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो अकाउंट्स का बिल्कुल शुरुआती चैप्टर है, बेसिक्स है, जर्नल एंट्रीज। ये हमारे जो क्लास 11th के बच्चे हैं जो अभी 11th में गए हैं और सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं, जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उन सब के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स में से एक है, क्योंकि जर्नल एंट्री ही अकाउंट्स का बेसिक्स बताता है। जर्नल एंट्री की मदद से ही हम आगे बढ़ते हैं, लेजर बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। आप कह सकते हैं कि जर्नल एंट्री एक तरीके से अकाउंटेंसी सीखने का एबीसीडी है। जैसे इंग्लिश के लिए आप एबीसीडी सीखते हैं, उस तरह से अकाउंटेंसी के लिए मेरा मानना है कि जर्नल एंट्रीज जो है वो एबीसीडी के समान है। हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं पूरी फुल एक्सप्लेनेशन और लॉजिक के संग इसको पढ़ेंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मेरी उम्मीद है कि जर्नल एंट्रीज से संबंधित आपकी समस्याएं लगभग खत्म हो जाएंगी। देखिए, शुरुआत करते हैं नेचर ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में खास करके जर्नल एंट्री बनाते समय जो अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन है उसका जो नेचर है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल पहले ये बांटा गया है। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में आता है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये इम्पर्सनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन है। पर्सनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत खाते, इसको हिंदी में बोला जाता है। अव्यक्तिगत खाते जो नॉमिनल अकाउंट है वो रियल और नॉमिनल में बटे हुए हैं। ये आप सबने पढ़ा भी होगा। अब हम लोग आते हैं पर्सनल अकाउंट्स के टाइप्स। ये जो पर्सनल अकाउंट है ये तीन तरह के होते हैं: नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। नेचुरल पर्सन मतलब जैसे जीवित व्यक्ति, मिस्टर रमेश एग्जाम्पल हो सकते हैं, मिस्टर राम एग्जाम्पल हो सकते हैं, मिस्टर आमिर एग्जाम्पल हो सकते हैं। दीज ऑल आर लिविंग पर्सन्स, जो नेचुरल पर्सन अकाउंट है। दूसरे नंबर पे आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि अकाउंटेंसी बिजनेस फर्म्स को, कंपनियों को भी एक पर्सन मानता है। इसमें जितने कंपनीज के नाम हैं जैसे मारुति लिमिटेड, टाटा मोटर्स या किसी भी फर्म, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी का नाम है, वो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में आते हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ड्राइंग्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस हैं, इनकम है, जिसमें हम एक्रूड या आउटस्टैंडिंग ऐड कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट या कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड सैलरी या कोई भी जो आपने खर्च एडवांस में दे दिया हो, एक्रूड कमीशन जो मिलना बाकी है, एक्रूड कमीशन, एडवांस रिसीट्स, ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। और भी इसमें आते हैं जो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। तो नेचुरल पर्सन जीवित व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन किसी फर्म, कंपनी का नाम हो गया। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में जो किसी को रिप्रेजेंट करता है, ड्राइंग हो गया, कैपिटल हो गया। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बेसिकली सारी एसेट्स आती हैं।
जितनी भी एसेट्स हैं, आपने पढ़ा होगा टेंजिबल एसेट्स भी होती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं। और जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता लेकिन जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर आ सकते हैं जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन वर्क करता है। अकाउंट्स में पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं आपके इनटेंजिबल एसेट्स के। चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो चाहे पे इनटेंजिबल एसेट्स हो, सब के सब रियल अकाउंट्स के अंदर में आती हैं। चाहे वो करेंट एसेट्स हो चाहे वो आपकी फिक्स एसेट्स हो, ये सब रियल अकाउंट में आती हैं। इसके बाद है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है वो अभी हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल जो है पर्सनल अकाउंट के लिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये आपको याद कर लेना है। रियल अकाउंट का रूल जिसमें सारी एसेट्स आती हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इसके बाद जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और नॉमिनल अकाउंट में यही आता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। जैसे एग्जाम्पल हो गया रेंट, सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ये सारी चीजें नॉमिनल अकाउंट में डील की जाती हैं। रेंट रिसीव भी हो सकता है, रेंट पेड भी हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है, वो सब नॉमिनल अकाउंट में आता है। अगर वो पेड है तो एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा, और अगर वो रिसीव हो रहा है तो वही इनकम बन जाएगा और क्रेडिट होगा। इसको अभी हम लोग अपने क्वेश्चंस में करेंगे। देखिए अब आते हैं सीधे इसके फॉर्मेट पर। ये आपके 5 कॉलम का फॉर्मेट है जर्नल एंट्रीज के लिए। डे, पर्टिकुलर्स का कॉलम बड़ा बनता है ताकि इसमें एंट्रीज आ जाए। लेजर फोलियो इसलिए बनाया जाता है कि जब लेजर में पोस्टिंग होती है तो यहां नंबर डाले जाते हैं। प्रैक्टिकल जब किया जाता है रियल वर्ल्ड में कि हम यहां से कौन से लेजर में किस पेज नंबर पर इस एंट्री की पोस्टिंग किए हैं उसके लिए ये होता है। ये दोनों जो कॉलम है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये दोनों इक्वल साइज के होते हैं। तो ये इसका एक फॉर्मेट है, ये आपको अच्छे से देखना है। अब हम लोग इसके बाद सीधे आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर, जो आपको सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सीआरएम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सीआरएम एंड सन्स प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर का नाम खुद अपनी बुक्स में कभी भी नहीं आता। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। आप यहां पे कोई भी ईयर, जो ईयर लिखा होगा क्वेश्चन में, आप वो डाल सकते हैं। फिर आप डेट वाले कॉलम में लिखेंगे सपोज जनवरी 1। मैं पूरा फॉर्मेट यहां पर नहीं बना रहा हूं। देखिए, सीआरएम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फर्म के पास कैश आ रहा है, कैश रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, आपको जो भी एंट्री देखनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। ये सारी एसेट्स बिजनेस की हैं, सारी लायबिलिटीज बिजनेस की हैं, सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस के हैं। तो आपको बिजनेसमैन की निगाह से नहीं देखना है, आपको देखना है कि बिजनेस के लिए क्या खर्च है, क्या प्रॉफिट है, बिजनेस के पास क्या आ रहा है या जा रहा है। तो बिजनेस स्टार्ट किया गया। बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री बनेगी इसकी
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 डेबिट साइड में, 50,000 क्रेडिट में। और आप एक नरेशन यहां पर लिखते हैं जिससे ये पता लगता है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों किया गया। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। आप जब भी कहीं भी जर्नल एंट्री करेंगे तो नरेशन उसमें लिखना जरूरी होता है। चाहे आप एक जर्नल एंट्री करें, चाहे सारी जर्नल एंट्रीज करें, नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चंस जल्दी जल्दी समझ में है तो मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, उसको आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। अब सपोज जनवरी 2 की एंट्री लिखी है, परचेज गुड्स फॉर कैश। देखिए परचेज गुड्स, देखिए हम कई चीजें परचेज कर सकते हैं, गुड्स भी परचेज कर सकते हैं, एसेट्स भी परचेज कर सकते हैं। बिजनेस में गुड्स सिर्फ उन चीजों को माना जाता है जिनकी हम बराबर डीलिंग ट्रेडिंग करते हैं, जिनको हमने इसलिए परचेज किया है क्योंकि हम उसको रीसेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्नीचर मर्चेंट हूं और मैंने फर्नीचर परचेज किया है रीसेल करने के लिए, तो मेरे लिए वो गुड्स होगा, यानी उसको परचेजेस माना जाएगा। लेकिन अगर मैंने कंप्यूटर खरीदा है ऑफिस के लिए तो वो मेरे लिए कंप्यूटर या ऑफिस इक्विपमेंट माना जाएगा, वो परचेजेस नहीं माना जाएगा। सपोज मैं फर्नीचर मर्चेंट हूं और मैंने फर्नीचर खरीदा अपने ऑफिस में लगाने के लिए, सेल करने के लिए नहीं खरीदा है, इस केस में भी उसको परचेजेस अकाउंट नहीं माना जाएगा, वो गुड्स नहीं है क्योंकि उसको हमने रीसेल के लिए नहीं खरीदा है, ऑफिस में यूज करने के लिए खरीदा है। तो अगर आपने उसको बिजनेस में ट्रांजैक्शन के लिए खरीदा है तभी वो गुड्स माना जाएगा और वो तभी परचेजेस की कैटेगरी में आएगा। देखिए परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट, परचेज जो है ये नॉमिनल अकाउंट है और परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसीलिए परचेजेस हमेशा डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। परचेज हमेशा डेबिट होता है, कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं जिसमें परचेज क्रेडिट होता है, वो हम लोग आगे की क्लासेस में जरूर डिस्कस करेंगे। परचेज नॉमिनल अकाउंट है और कैश जो है वो रियल अकाउंट है। देखिए कैश रियल अकाउंट है, कैश जब आता है तो कैश डेबिट होता है, कैश बिजनेस में से जाता है तो कैश हमेशा क्रेडिट होता है। पहले वाले एंट्री में कैश बिजनेस में आ रहा था तो कैश डेबिट हुआ था, यहां पर कैश जा रहा है बिजनेस से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल परचेज पर लगेगा और रियल अकाउंट का रूल कैश पर लगेगा। परचेज हमेशा एक्सपेंस होता है इसलिए परचेज को हम डेबिट करते हैं। लिखते कैसे हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट, डीआर मतलब डेबिट, टू कैश अकाउंट। जो टू से आप लिखते हैं वो क्रेडिट एंट्री होती है, उसमें आपको क्रेडिट या सीआर लिखने की आवश्यकता नहीं है, रूल के मुताबिक ऐसा नहीं करना होता। टू लग गया तो वो एंट्री अपने आप क्रेडिट साइड में मानी जाती है। डेबिट वाली एंट्री में आपको डीआर लिखना पड़ता है, जिसका मतलब होता है ये डेबिट एंट्री है। अब आप उसका नरेशन बना सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा गया, 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। आपको लॉजिकली समझना है, इसमें कैश आ रहा था, इसमें कैश जा रहा है। जब भी कैश आता है कैश डेबिट होता है, जब भी कैश जाता है तो कैश क्रेडिट होता है। कोई भी एसेट्स, फर्नीचर, मशीनरी जब वो आती है यानी बिजनेस में बढ़ रही है, बिजनेस में ऐड हो रही है, वो हमेशा डेबिट होगी। और जब ये एसेट्स हमारे पास से जा रही होती हैं यानी कि इनकी वैल्यू या तो कम हो रही है तो वो हमेशा क्रेडिट होती है, आपको ध्यान रखना है। कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। और कोई भी एसेट्स अगर बिजनेस में आ रही है या बढ़ रही है, ऐड हो रही है तो वो हमेशा डेबिट होगी। कोई भी एसेट अगर जा रही है, घट रही है तो वो हमेशा क्रेडिट होती है। या सारे रूल्स आपको याद करते हुए चलने हैं। परचेज नॉमिनल अकाउंट होता है, परचेज हमेशा डेबिट ही होता है,
कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आप इसका नरेशन अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगली एंट्री पर बढ़ते हैं, 4 तारीख की एंट्री। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष। पहली चीज तो मैंने आपको बताया, परचेज हमेशा गुड्स की ही मानी जाती है। गुड्स मतलब जिसमें हम बराबर खरीदने बेचने का काम करते हैं। यहां पर कैश में खरीदा था, यहां नाम लिखा है कि किससे खरीदा है। अब आपको दूसरा रूल याद रखना है, जब भी कोई चीज खरीदी जाएगी, किसी व्यक्ति का नाम लिखा है कि किससे खरीदा गया और कुछ भी क्लियर नहीं है कि कैश में खरीदा है कि क्रेडिट में खरीदा है, वो ट्रांजैक्शन हमेशा क्रेडिट यानी उधार माना जाएगा। यहां सिर्फ सुभाष का नाम लिखा है, मतलब सुभाष से खरीदा गया उधार में, तो परचेज तो किया ही गया, पैसा चाहे दिए हो चाहे ना दिए हो, परचेज तो होगा ही, लेकिन टू कैश नहीं होगा क्योंकि हमने पैसा नहीं दिया है, सुभाष से हमने खरीदा है। तो यहां पर सुभाष पर्सनल अकाउंट है, तो यहां पर रूल एप्लीकेबल होगा पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां सुभाष गिवर है, देने वाला है, और सुभाष हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब वो आज या कल कभी भी हमसे फ्यूचर में पैसा लेगा, तो हम सुभाष को क्रेडिट कर लेंगे। क्रेडिट का मतलब हुआ हमने सुभाष को क्रेडिटर बना लिया, फ्यूचर में हम सुभाष को पैसा देंगे। तो इसकी एंट्री अब देखिए क्या होगी। अब इसकी एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री जो अब आपकी होगी वो देखिए अब क्या होगी एंट्री। नेक्स्ट एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष। कितने का गुड्स खरीद रहे हैं, सुभाष से 12,000 का, तो आपने सुभाष को 12,000 से क्रेडिटर बना लिया। अच्छा, अब आप ध्यान देंगे कि सुभाष में मैंने अकाउंट नहीं लिखा। अब इसका नहीं क्या है, किसी के नाम के आगे आप सुभाष अकाउंट ये नहीं लिखते, या तो आप खाली टू सुभाष लिख के छोड़ दीजिए। अगर आप अकाउंट लिखना चाहते हैं तो सुभाष अकाउंट यानी आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तब अकाउंट लिखेंगे किसी नाम के साथ, और नहीं तो सिर्फ टू सुभाष, इतना आप लिखेंगे। अब एंट्री जो है 5 तारीख की, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। देखिए फर्नीचर गुड्स नहीं है क्योंकि कहीं नहीं लिखा है कि ये बेचने के लिए खरीदा जा रहा है। फर्नीचर रियल अकाउंट है, परचेजेस नॉमिनल अकाउंट होता है, और कैश भी रियल अकाउंट है। ये भी रियल अकाउंट है और ये भी रियल अकाउंट है। दोनों पर एक ही रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, फर्नीचर को परचेजेस नहीं मानेंगे, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश अकाउंट 6,000। तो ये आपको ध्यान से समझना है कि ऑर्डिनरी गुड्स परचेज में और फर्नीचर परचेज में क्या अंतर है। फर्नीचर आया, कैश गया, दोनों ही रियल अकाउंट है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अगला समझते हैं 10 तारीख का, पेड कैश टू सुभाष। देखिए ये सुभाष से हमने गुड्स खरीदा है 12,000 का, उसमें से 8,000 रुपए हमने सुभाष को पे कर दिया, बाकी का पैसा बाद में पे करेंगे। तो कैश रियल अकाउंट है, पैसा जा रहा है, अभी हमने बताया पैसा जाता है तो पैसा क्रेडिट होता है, तो कैश क्रेडिट होगा। सुभाष पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, पाने वाला कौन है, सुभाष, तो सुभाष को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। ये हम लोग अब इसमें आगे करेंगे। यहां पर सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट जो अगली एंट्री होगी, एपोस्ट्रोफी एस
लगाएंगे तो आप सुभाषिस अकाउंट भी लिख सकते हैं। देखिए एंट्री होगी सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। 12,000 रुपए में से 8,000 रुपए आपने उसको दे दिए 10 तारीख को। इसके बाद 16 तारीख को नेक्स्ट एंट्री है, डेट आप प्रॉपरली डाल लीजिएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। देखिए नाम भी लिखा है, कैश भी लिखा है। यहां पर सिर्फ कैश लिखा था, यहां खाली नाम लिखा था। नाम अगर सिर्फ लिखा हो मतलब आपने क्रेडिट में खरीदा, सिर्फ कैश लिखा हो मतलब कैश में खरीदा। आपने रवि से खरीदा और पैसा भी दे दिया। जब आपने पैसा दे दिया तो वो कैश परचेज हो गई। इस नाम से आपको कोई मतलब नहीं है। आप रवि का नाम कहीं नहीं लिखेंगे, ये आपकी कैश परचेज है। परचेजेस डेबिट होता है, आपने पढ़ा है, तो ये एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 7,500 टू कैश अकाउंट 7,500। इसमें कहीं भी रवि का नाम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि आपने पैसा दे दिया है, और अगर आपने पैसा दे दिया है तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। इस नाम का आपको कोई यूज नहीं करना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। देखिए यहां पर सिर्फ नाम लिखा हुआ है, यहां पर कैश भी लिखा था, इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज हो गया। तो परचेज तो डेबिट होता ही है, और टू कैश नहीं लिखेंगे। रवि से आपने उधार में खरीदा, रवि गिवर है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा टू रवि। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर रूल होता है। रूल आपको अपने आप ही क्वेश्चंस लगाते लगाते याद हो जाएगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि। अगली एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि। परचेजेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू रवि 5,000, या आप अगर चाहें तो रवीज अकाउंट लिख सकते हैं। ये आपकी एंट्री हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉट मशीनरी। नेक्स्ट पॉइंट है बॉट मशीनरी फॉर कैश। देखिए मशीनरी गुड्स नहीं है, जैसे फर्नीचर भी गुड्स नहीं था। मशीनरी और कैश दोनों रियल अकाउंट है। मशीनरी आ रही है, कैश जा रहा है, तो सिंपली एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश अकाउंट 8,000। दोनों रियल ट्रांजैक्शन है। मशीनरी आ रही है, कैश जा रहा है। अब देखिए पेड रेंट। रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। और पेड रेंट मतलब पैसा तो जा ही रहा होगा। पेड रेंट एंड कैश नहीं लिखा है, मतलब पैसा तो जा ही रहा है। आपने पढ़ा है कि पैसा अगर जा रहा होता है तो पैसा क्रेडिट होता है, यानी कैश क्रेडिट होता है। यहां पर रेंट आप पे कर रहे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो रेंट आपके लिए एक्सपेंस है। आप एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट 400 टू कैश अकाउंट 400। क्योंकि पैसा जा रहा है तो पैसा क्रेडिट होगा। रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस डेबिट ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें जो चीजें आपको याद रखनी है कि परचेजेस किसको बोलते हैं, किसको परचेजेस नहीं बोलते। परचेज हमेशा डेबिट क्यों होता है, चाहे उधार में खरीदे चाहे नगद में खरीदे, क्योंकि परचेज एक्सपेंस है। कैश या एसेट आ रही होती है तो डेबिट होती है, जा रही है या घट रही होती है तो क्रेडिट होती है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैंने पूरा फॉर्मेट यहां नहीं बनाया है, उसमें टाइम लगेगा। आप फॉर्मेट पर बनाएंगे, जब भी जर्नल एंट्री करेंगे हमेशा नरेशन के साथ करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए
यहां पर क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अभी तक आप परचेज की एंट्री कर रहे थे। सोल्ड गुड्स, गुड्स अगर आप बेचेंगे तो ही वो सेल्स कहलाएगा अकाउंट्स की भाषा में। अगर आपने अपने दुकान का कोई पुराना फर्नीचर, मशीनरी बेच दिया, उसको सेल्स नहीं माना जाता, जैसे इनको खरीदती समय परचेज नहीं माना जाता। सेल्स गुड्स फॉर कैश, यानी आपने पैसा लेकर के गुड्स बेचा, तो पैसा तो आ रहा है, कैश आ रहा है। मैंने बताया कैश आता है तो डेबिट ही होता है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और जैसे परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, उसी तरह सेल्स भी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन परचेज एक्सपेंस है एंड डेबिट ऑल एक्सपेंस। उसी तरह से सेल्स इनकम होती है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। परचेज अगर डेबिट होती है तो सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो अप्रैल 7 की एंट्री बनेगी वो है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट 13,000 टू सेल्स अकाउंट 13,000। ये आपकी पहली एंट्री बन गई। दूसरे पर आते हैं 9 तारीख। सोल्ड गुड्स टू महेश। देखिए गुड्स तो बेच ही रहे हैं तो सेल्स तो क्रेडिट होगा ही, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। महेश को बेच रहे हैं, नाम लिखा है और कुछ भी क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्रेडिट सेल्स है, यानी उधार बिक्री है। ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, तो माल गुड्स पाने वाला कौन है? महेश। ठीक है, तो यहां पर एंट्री होगी महेश डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट 15,000। सेल्स तो हुआ ही है, यहां कैश हुआ है, यहां क्रेडिट। सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होती है क्योंकि सेल्स इनकम होती है, क्रेडिट ऑल इनकम। और कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, यहां कैश नहीं आ रहा है, उधार में बेचा तो डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, यानी महेश को हमने डेबिट कर लिया। डेबिट का मतलब है महेश हमारा डेटर हो गया। डेटर मतलब देनदार, जो हमें पैसा देगा फ्यूचर में, तो महेश हमारा डेटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 12, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। देखिए ये डेटर था, उससे पैसा मिलना ही था, 15,000 में से अभी वो 10,000 हमें दे रहा है, तो पैसा आया 10,000। पैसा आता है तो पैसा डेबिट ही होता है। कैश अकाउंट डेबिट 10,000, किससे आया? टू महेश 10,000। क्रेडिट द गिवर, देने वाला यहां कौन है? महेश। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। देखिए महेश को 15,000 से डेबिट किए थे, यानी डेटर बनाए थे, उसमें से 10,000 क्रेडिट हो गया, यानी 15 में से 10 मिल गया। डेबिट बैलेंस 5,000 बचा हुआ है, मतलब अब महेश हमारा सिर्फ 5,000 का और डेटर है। फ्यूचर में हमें उससे अब 5,000 और लेने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 18, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। देखिए नाम भी लिखा है, कैश भी लिखा है, सेल्स तो हो ही रहा है। आपने पढ़ा सेल्स क्रेडिट भी होता है, क्योंकि सेल्स इनकम होती है और नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। याद कर लीजिए परचेज डेबिट ही होता है, सेल्स क्रेडिट होता है। पैसा आ रहा है तो ये कैश सेल्स है, नाम से आपका कोई मतलब नहीं है, सुरेश का नाम कहीं नहीं आएगा, ये कैश सेल्स है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,600 की आपने सेल्स किया नगद में, नाम से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 19 में सिर्फ नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्रेडिट सेल्स है। ऑब्वियसली नाम लिखा है सिर्फ और कुछ नहीं लिखा होता तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। सुरेश को गुड्स बेचे तो सेल्स तो हुआ ही है, पैसा नहीं आया है। सुरेश पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000 रुपीज। आप चाहे तो यार सुरेश अकाउंट भी
लिख सकते हैं अगर आप अकाउंट उसमें ऐड करना चाहते हैं तो। ये आपकी एंट्री हो गई। इसके बाद ये देखिए, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए 2500 रुपए निकाले। पर्सनल यूज का मतलब है कि प्रोप्राइटर ने, मालिक ने अपने घरेलू खर्च के लिए बिजनेस से पैसा निकाला। वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, वो आपका पर्सनल एक्सपेंस है, जिसको कि अकाउंट्स में ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस में से कैश निकाला अपने घर के लिए, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा बिजनेस में से जा रहा है। आपको जो भी देखना है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। प्रोप्राइटर के पास आ रहा है, भले वो बिजनेस में से निकाल रहा है, बट अकाउंट्स में सारी चीजें आपकी होती हैं बिजनेस की। प्रॉफिट लॉस, एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सब बिजनेस का है। कैश बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में से जा रहा है। तो पर्सनल खर्चे के लिए जो पैसे निकालते हैं उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ड्रॉइंग्स पर्सनल अकाउंट होती है जो ओनर को रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बिजनेस में से जा रहा है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद वेजेस पेड। देखिए, वेजेस नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है और हमारे लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो देखिए, वेजेस अकाउंट डेबिट ही होगा। क्यों होगा हमने बताया, और पैसा बिजनेस में से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। वेजेस आप पे करेंगे तो ऑब्वियसली पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट यहां पर, पेड सैलरी टू गोपाल। देखिए, सैलरी भी लिखा है, नाम भी लिखा है। वेजेस में तो नाम नहीं लिखा था, सैलरी में नाम लिखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है नॉमिनल अकाउंट में वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट जैसी चीजों में आपको नाम से कोई भी मतलब नहीं है। गोपाल को सैलरी दिया, चाहे किसी को भी सैलरी दिया, सैलरी हमारा वेजेस की तरफ से नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी ही डेबिट होगा। नाम से कोई लेना देना नहीं है। नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन में सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट जैसे ट्रांजैक्शन में आपको नाम नहीं ध्यान देना है, लिखना है आपको सैलरी अकाउंट डेबिट 1200 टू कैश अकाउंट 1200। पैसा ऑब्वियसली जा रहा है, अभी हमने आपको बताया पैसा जाता है तो पैसा क्रेडिट ही होता है। सैलरी, वेजेस ये सब हमारे लिए एक्सपेंसिव है, इसलिए ये डेबिट हो रहे हैं। अब लास्ट में देखिए, कमीशन मिला, तो कमीशन मिला तो पैसा आया होगा, ऑब्वियसली कमीशन मिला तो पैसा आया होगा। कैश अकाउंट डेबिट 200। यहां पर कमीशन हमारे लिए इनकम है, कमीशन दिया भी जाता है। कमीशन पेड में कमीशन डेबिट होता है क्योंकि वो एक्सपेंस है, लेकिन यहां पर जो कमीशन लिखा है ये हमारे को मिल रहा है, तो ये इनकम है। एक्सपेंसेस, लॉसेस डेबिट और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो कमीशन आ रहा है तो टू कमीशन अकाउंट। आप कमीशन रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हैं, वो और क्लियर हो जाता है। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। सारे लॉजिक्स आपको क्लियर होने चाहिए कि क्यों डेबिट हो रहा है। जब आप सैलरी दे रहे हैं गोपाल को, तो गोपाल के नाम से कोई मतलब नहीं है। वेजेस में नाम लिखा ही नहीं है, लिखा भी होता तो उससे मतलब नहीं है। कमीशन मिल रहा है मतलब कैश आ रहा है, क्योंकि कमीशन हमारी इनकम है, इसलिए कमीशन को क्रेडिट करेंगे। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जून 1 देखिए, यहां पर क्या लिखा है, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीट। हमें 9,600 हमने पेमेंट किया महेश को और 400 रुपया हमें छूट भी मिली। देखिए, एंट्री पहले क्या होगी,
महेश डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 9600 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400। देखिए अभी तक हम लोग जो एंट्रीज पढ़ रहे थे जिसमें एक डेबिट और एक ही क्रेडिट साइड में एंट्री होती है उसको बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। ये एक एग्जाम्पल है कंपाउंड एंट्रीज का। कंपाउंड एंट्रीज में क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट में से किसी एक में मल्टीपल एंट्रीज होती है, मतलब एक से ज्यादा एंट्री होती है, या तो डेबिट में एक से ज्यादा होगी या क्रेडिट में एक से ज्यादा होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट में भी एक से ज्यादा एंट्री हो और क्रेडिट में भी एक से ज्यादा एंट्री हो। इसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। इसके पहले हम लोग जो कर रहे थे वो थी सिंपल जर्नल एंट्री। देखिए कैश कितना जा रहा है 9600, तो कैश में 9600 ही लिखा जाएगा। क्रेडिट में कैश जाता है तो कैश क्रेडिट ही होता है। 400 रुपए आपको डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड आपका फायदा है यानी इनकम है, इसीलिए डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, फायदा है, प्रॉफिट है, इसीलिए डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि महेश को टोटल चाहिए तो थे 10,000 रुपए, हमने 9,600 दिए और 4 से छूट मिल गई, तो जितना हमने पे किया उतना ही पैसा गया, तो उतना ही कैश क्रेडिट में होगा। डिस्काउंट जितना रिसीव हुआ वो हमारे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट करते हैं। महेश का 10,000 रुपए का पेमेंट क्लियर हो गया। महेश डेबिट 10,000 रुपए उनका बाकी रहा होगा, 10,000 रुपया पेमेंट हो गया, लेकिन जिसमें हमें 400 छूट मिल गई। अब आते हैं जून 4, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण। देखिए यहां पैसा मिल रहा है, इसका मतलब आपको चाहिए था अरुण से 5,000 रुपया, 4,900 उसने दिया, 100 रुपया आपने उसको छूट दे दिया। छूट दिया मतलब डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ आपके लिए लॉस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और पैसा आता है तो पैसे को भी डेबिट करते हैं। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट 4900, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 टू अरुण 5,000। इसका मतलब 5,000 रुपया चाहिए था, 4,900 उसने दिया, जितना कैश आएगा उतना ही कैश डेबिट होगा। और डिस्काउंट अलाउड क्योंकि मेरे लिए नुकसान है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। ये नॉमिनल अकाउंट है, देखिए इसमें तीनों आ गए, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। इस पर रूल लगा डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा जितना आ रहा है। इस पर रूल लगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसीलिए। और अरुण के ऊपर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो तीनों इसमें आ गए। देखिए रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ये भी कंपाउंड जर्नल एंट्री है, ये भी कंपाउंड जर्नल एंट्री है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, गुड्स सोल्ड टू हरीश। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। गुड्स सोल्ड टू हरीश अगर लिखा है, सिर्फ नाम लिखा है, इसका मतलब कि पैसा नहीं मिला है और उधार बिक्री हुई है, तो सेल्स तो क्रेडिट होता ही होता है। आपने पढ़ा यहां पर हरीश डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट 30,000। हरीश पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, वो गुड्स पाने वाला है। सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होती है, चाहे कैश में करें चाहे क्रेडिट में करें। बिक्री अगर हुई है तो सेल्स क्रेडिट होगा, उधार हो नगद बिक्री हो उससे मतलब नहीं है। अब आते हैं, एक नई एंट्री है, हरीश रिटर्न गुड्स। आपसे जो 30,000 रुपए का गुड्स उसने खरीदा था, किसी कारण से पसंद नहीं आया होगा, 2,000 रुपए का गुड्स उसने वापस कर दिया। अब देखिए बिका हुआ गुड्स जब वापस आता है, सेल्स किया हुआ गुड्स जब वापस आता है, उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट, विक्रय वापसी। इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है।
गुड्स बेचा हुआ गुड्स वापस दुकान पर आ गया, इन हो रहा है, इसीलिए इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। अब देखिए रिटर्न गुड्स यानी सेल्स रिटर्न जो है आपका, सेल्स रिटर्न ये भी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन सेल्स तो आपकी इनकम होती है, बिका हुआ गुड्स वापस आ गया तो वो इनकम चली गई आपकी, ये नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन ये एक तरह से आपके लॉस को शो करता है। गुड्स सेल किए, इनकम है, सेल किया हुआ गुड्स वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट ही होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होती है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। सेल्स इनकम को रिप्रेजेंट करती है, सेल्स रिटर्न इनकम का रिवर्सल है, मतलब अपनी इनकम चली गई, एक तरह से आप बोल सकते हैं एक्सपेंस। तो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट 2000, सेल्स रिटर्न डेबिट ही होगा। किसने वापस किया? हरीश ने, ठीक है, टू हरीश, हरीश पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, माल बेचते समय वो रिसीवर था, डेबिट द रिसीवर, वापस हमको करते समय हरीश गिवर है, तो हरीश ने हमको वापस किया गुड्स, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। अब देखिए हरीश को हमने 30,000 का गुड्स बेचा था, 2,000 का वापस कर दिया, मतलब अब फ्यूचर में हमें हरीश से सिर्फ 28,000 रुपए लेने हैं, 30,000 रुपया नहीं लेना है। अब आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है अगली एंट्री में। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट। अभी आपने पढ़ा कि हरीश से अब हमें सिर्फ 28,000 रुपए चाहिए, 30,000 रुपए का गुड्स बेचा गया था, 30,000 में से उसने 2,000 का गुड्स वापस कर दिया है, अब हमें 28,000 रुपए चाहिए, जिसमें से वो सिर्फ 27,500 दे रहा है, 500 नहीं दे रहा है, लेकिन यहां लिखा है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट ये शो करता है कि हमने अब उसका बाकी पैसा छोड़ दिया डिस्काउंट के रूप में। हमने कहा कि 28,000 का हिसाब सेटल हो गया, अब हमें उसमें और पैसे नहीं चाहिए, तो 500 रुपए मैंने डिस्काउंट दे दिया, पैसा कितना आ रहा है? 27,500। जितना पैसा आता है पैसा उतना ही डेबिट होता है, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, मेरा लॉस है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू हरीश 28,000। 28,000 चाहिए था, 28,000 हरीश से क्रेडिट हो गया। कैश जब आता है तो डेबिट होता है, आप पढ़ चुके हैं, और जितना आता है उतना ही से डेबिट होता है। 500 का हमारा लॉस है, लॉस ये आपका देखिए रियल अकाउंट हो गया, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट हो गया, हरीश पर्सनल अकाउंट हो गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और हरीश ने हमें पैसा दिया तो क्रेडिट द गिवर, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू हरीश, ठीक है। तो आप जब भी जर्नल एंट्री करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप प्रॉपर नरेशन के साथ लिखेंगे, फॉर्मेट बना के लिखेंगे। मैं वो सारी चीजें इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट कम समय में दिया जा सके। इसके बाद है जून 20, सोल्ड गुड्स टू गोपाल, लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए लिस्ट प्राइस मतलब आप कह सकते हैं उसका छपा हुआ जो मूल्य था वो 60,000 था, जिस पर 10% यानी 6,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, तो ये टोटल हमने गुड्स सेल किया 54,000 का। देखिए ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंट्स में एंट्री नहीं होती, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या अंतर है वो भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो डिस्काउंट की आपने एंट्री किया है ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट का पर्पस ये होता है कि पैसा जल्दी मिल जाए, कि मान लेते हैं कि हरीश ने कहा था कि वो 1 महीने बाद पैसा देगा 28,000, हमने उसको ऑफर दिया,
कि अगर आज ही आप उनको पैसा दे दें तो हम आपको 500 की छूट देंगे। ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट का पर्पस होता है कि पैसा जल्दी से जल्दी डेटर से मिल जाए। ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस होता है छपे हुए दाम पर ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दें ताकि हमारी सेल्स बढ़े। ये इसका मेन पर्पस होता है। अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं दिखाई जाती है। आप सिर्फ 54,000 की एंट्री करेंगे। पैसा मिला नहीं है, सिर्फ नाम लिखा है, मतलब ये क्रेडिट सेल्स है। तो गोपाल डेबिट 54,000 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, अगर सेल्स हो रही है तो सेल्स क्रेडिट में ही होगी। और यहां पर गोपाल पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। पैसा मिलने की बात कहीं लिखी नहीं है, मतलब ये क्रेडिट सेल्स है। गोपाल डेबिट टू सेल्स। अब देखिए लास्ट एंट्री जो इसमें है वो है रवि से गुड्स खरीदा 20,000 रुपए छपे दाम का 15% के डिस्काउंट पर। देखिए 20,000 रुपए का 15% होता है 3,000, वो आप निकाल लेंगे। 20,000 का 15% हुआ 3,000, मतलब मैंने 17,000 का गुड्स खरीदा ट्रेड डिस्काउंट के साथ। देखिए क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है तो 3,000 की भी एंट्री नहीं होगी। और आपने पढ़ा है कि परचेज जो होता है, परचेज हमेशा डेबिट ही होता है क्योंकि परचेज एक्सपेंस है। ये नॉमिनल अकाउंट है, ये डेबिट होगा। तो आप एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट 17,000 टू रवि का नाम लिखेंगे क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है। तो क्रेडिट द गिवर, रवि हमारा क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर मतलब लेनदार, यानी फ्यूचर में वो हमसे पैसा लेगा। परचेज हुई है, चाहे उधार हो चाहे नगद हो, परचेज डेबिट ही होगी। और आपने पैसा दे दिया होता तो टू कैश लिखते, पैसा देने की कहीं बात लिखी नहीं है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाता है। देखिए ये कुछ जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने की। आप प्रॉपर तरीके से इसको टाइम दीजिए, सारे एक्सप्लेनेशन सुनिए, इसका रिवीजन करिए और इसके बाद जितनी भी और एडवांस एंट्रीज बनती हैं उस पे हम सारे लोग अभी मिल करके आगे और क्लासेस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे बच्चे अभी 11th में गए हैं, सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, जो हमारे साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये काफी यूजफुल होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। देखिए यहां पर आपको एक टॉपिक के साथ एंड करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या अंतर है। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये डिस्काउंट जो होता है ये आमतौर पे होलसेलर या मैन्युफैक्चरर देते हैं रिटेलर्स को। जो भी उनका प्रिंटेड प्राइस होता है, एमआरपी हो सकता है, जिसको लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, उस पर वो छोड़ देते हैं ताकि सेल्स बढ़े। जैसे किसी चीज का दाम 6,000 रुपया है, इस पे 25% ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा तो ये 1,500 घट के 4,500 में बिकेगा, सेल्स बढ़ेगी। कैश डिस्काउंट पेमेंट इमीडिएटली करने के लिए होता है। मैंने आपको 10,000 का गुड्स बेचा और कहा कि आप चाहें तो 1 महीने बाद पैसा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने मुझको आज ही पैसा दे दिया तो मैं आपको 500 का कैश डिस्काउंट दूंगा और 9,500 लेके अकाउंट सेटल कर दूंगा। तो आपने अगर मेरे को 9,500 आज दे दिए तो 500 रुपए आपको छूट मिली। ये मेरे लिए डिस्काउंट अलाउड है, लॉस है, जिसका कि मैं एंट्री करूंगा। और ये डिस्काउंट मैंने क्यों दिया, ताकि पैसा मुझको जल्दी मिल जाए। ये सेल्स बढ़ाने के लिए होता है, वो पैसा जल्दी प्राप्त करने के लिए होता है। आमतौर पर ये क्वांटिटी में गुड्स खरीदने पर कि ज्यादा क्वांटिटी खरीदिए तो हम ज्यादा ट्रेड डिस्काउंट देंगे। और ये आमतौर पे स्पेसिफिक डेट कि आप इस डेट को देने वाले हैं, अगर आज आप हमको पहले दे रहे हैं तो हम आपको छूट देंगे, इससे पहला पैसा जल्दी मिल जाता है। It is allowed to retailers to enable them to make some profit even they sell the goods at their catalog price। आमतौर पे रिटेलर अगर कैटलॉग प्राइस पर भी बेचे तो उनको कुछ प्रॉफिट हो, इसके लिए उनको ये ट्रेड डिस्काउंट उनके ऊपर से मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से मिलता है। ये प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी जल्दी पेमेंट के लिए एनकरेज करने के लिए दिया जाता है। इसकी कहीं सेपरेट एंट्री नहीं होती।
ये सेपरेट एंट्री होती है, अभी आपने देखा भी। ये इनवॉइस प्राइस में से घटा दिया जाता है, ये इनवॉइस में से नहीं घटता। देखिए ये जैसे इनवॉइस बनेगा इसका तो 4500 रुपए का बनेगा, लेकिन जो कैश डिस्काउंट है वो इनवॉइस में से नहीं घटाया जाता। ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन के साथ आप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जरूर रिवाइज करिएगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीनों के डेबिट और क्रेडिट के रूल और तीनों में क्या क्या चीजें आती हैं, रियल में क्या क्या आता है, नॉमिनल में और पर्सनल में। इतना अगर आप रिवाइज करेंगे अच्छे से तो हम लोग जर्नल को बहुत प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आप इतना वीडियो अच्छे से देखिए, आपको पसंद आएगा, काम का लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग जल्दी मिलते हैं इसके आगे के वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय और आप इसको रिवाइज करिए।